ऑफिसर्स, आपसे ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा और जो कल मैंने आपको प्रीवियस होमवर्क दिया था, आप लोगों ने उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ये गलत है, आपको करना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो टारगेट है वेट हमारा जो टारगेट है दैट इज़ UPSC CSC 2023, not 2024. We want to crack the UPSC civil service exam in the very first attempt. If anyhow we can't do it, then we will do it in 2024. लेकिन जो हमारा पूरा प्रयास है वो ये है कि हम इसे 2023 में ही क्रैक करें। तो आपको डेली में हमारे साथ मेंस के लिए उत्तर लेखन करना पड़ेगा। और माफ़ कीजिएगा, मैं स्टार्टिंग में शुरुआत में मैंने काफ़ी सारे इंग्लिश के शब्द बोल दिए हैं, जबकि मुझे पता है कि ये हिंदी बैच है। ये सामान्यतः हो जाता है क्योंकि 2 बैच जब लेता हूँ तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महासागर पर टिप्पणी कीजिए। कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता आपको प्रश्न दिया गया था। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपके पास जो वेट थोड़ा हाँ, इसमें आप देखेंगे आपके पास पहली जो सबसे बड़ी शर्त है दैट इज शब्द सीमा जो है वो आपकी 150 शब्दों की है। तो आपको अपने 150 शब्दों में अपनी बातें लिखनी है। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि आपने को अभी तक महासागर पढ़ाया नहीं गया, फिर प्रश्न कैसे दे दिया गया? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं कि चीज़ें पहले पढ़ें फिर उनको लिखना शुरू करें। हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है, वो ये है कि आप अपने थिंकिंग यानी कि आप अपने विचार को कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि सारा जो खेल है मेंस में वो उत्तर लेखन की शैली और कला पर है। तो अभी से हम क्यों ना उत्तर लेखन को अपना मजबूत करना शुरू करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप जब क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में थे तो आपने उत्तर लेखन नहीं किया हो। आपने उस समय भी उत्तर लेखन किया था और आप इस समय भी उत्तर लेखन कर रहे हैं। बस आपको अभी ध्यान देना है कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो अति महत्वपूर्ण होने चाहिए और जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं वो संदर्भ में होने चाहिए। चलिए तो देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्रश्न है वेट तो आपका जो प्रश्न है वो है कि महासागर पर टिप्पणी कीजिए। तो मेंस में जब भी हम प्रश्नों को प्रयास करते हैं तो वहां पर हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहला आप बनाएंगे भूमिका। आपका जो पहला उद्देश्य होगा वो होगा आप बनाएंगे भूमिका की। भूमिका जैसे आपकी बन जाए तुरंत आप बनाएंगे मुख्य भाग। तुरंत आपका जो दूसरा उद्देश्य होगा वो आप बनाएंगे मुख्य भाग। और आपका तीसरा और अंतिम उद्देश्य होगा दैट इज उपसंहार आप कह सकते हैं, या फिर उनसे भी सामान्य शब्द में बोले तो निष्कर्ष। अब ये 3 महत्वपूर्ण हेडिंग क्यों? इसके पीछे कारण है, वो ये है कि ये हेडिंग्स आपकी बातों को काफी सामान्य शब्दों में अच्छे से व्यक्त कर देती हैं। कैसे समझते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया महासागर पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो महासागर है जिसे हम सामान्यतः इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओशियन। क्या बोलते हैं? ओशियन। और ये आया हुआ है ओकियानस। ये नाम मैं कई बार भूल जाता हूँ। ओकियानस, वेट आई थिंक यस ओकियानस ही है। ओकियानस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है, और ये ग्रीक शब्द है ओकियानस। तो महासागर शब्द इंग्लिश शब्द के ओशियन के ग्रीक वर्ड के ओकियानस शब्द से लिया गया है, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है कि समुद्र से पृथ्वी का घिरा होना। समुद्र से पृथ्वी का घिरा होना का घिरा होना अर्थात महासागर वह एक ऐसा क्षेत्र है जल से भरा हुआ जो पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है।
अच्छा, ऐसा चीज आप एक और भी देखेंगे, वो है वायुमंडल। लेकिन हम अंतर इन दोनों में कैसे करेंगे वो हम आपको आने वाले सेशंस में बताएंगे। आई होप आपको सेशंस के बारे में पता होगा। और इससे पहले कि मैं क्लास आज के आगे बढ़ाऊं और प्रीवियस होमवर्क को कराऊं फिर आगे सेशन लूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि वहीं आपको पता चलेगा कि किस तारीख को आपको कौन सी क्लास होनी है। तो ये था समुद्र से पृथ्वी का घिरा होना। इसके बाद आप महासागर में और बताएंगे कि महासागर हमारे लिए एक प्रमुख संसाधन का काम करता है। प्रमुख संसाधन का काम करता है, एक प्रमुख संसाधन है जो समुद्र में जैव तंत्र को बनाए रखता है। आप सिर्फ जैव तंत्र नहीं, इसके साथ साथ आप जैव विविधता भी बोल सकते हैं कि जैव विविधता को बनाए रहता है। तो अब मैं इससे ज्यादा भूमिका में लिखूं और मुझे ध्यान रखना है कि मुझे जो भी शब्द लिखने हैं वो 150 शब्दों के अंदर होने हैं। तो हमें शब्दों को सीमित करते हुए चलना है। तो भूमिका आपकी जो होनी चाहिए वो संक्षेप में होनी चाहिए। 2 से 3 लाइन पर्याप्त होता है भूमिका के लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये निकला कि जो हमारी भूमिका होगी उसे हम संक्षेप में रखेंगे। तो लगभग हमने भूमिका को संक्षेप में रख भी लिया है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या आपकी भूमिका और हमारी भूमिका सेम होनी चाहिए? इसका साफ साफ उत्तर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी भूमिका हमारी भूमिका से अलग हो सकती है। हो सकती है कि आपकी भूमिका मेरी वाली भूमिका से काफी बेहतरीन हो, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अभी आगे चलते हैं। अब आते हैं मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में क्या है? वेट, ओके। मुख्य भाग में सबसे पहले आप बताएंगे कि महासागर कौन कौन से हैं, क्योंकि ये जानना अति महत्वपूर्ण है। तो आप 5 महासागर के नाम बता देंगे अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो डोंट वरी, हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, वो भी विस्तार से, क्योंकि हमारा जो आज का सेशन ही होने वाला है कुछ इसी से रिलेटेड होगा। तो आप लिखेंगे पैसा। पैसा क्या है? इसमें पैसे में ये है पैसिफिक ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन, ये है सदर्न ओशियन, ये है आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक को प्रशांत बोलते हैं, अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलते हैं, इंडियन को हिंदू महासागर बोलते हैं, सदर्न को दक्षिण सदर्न ही बोल लीजिए, और आर्कटिक को आर्कटिक बोलते हैं। तो ये 5 महासागर हैं जो आपको दिखते हैं। तो आपको इन 5 का नाम बताना है। जैसे ही आप इन 5 का नाम बता लेते हैं, इसके बाद आप इसका कुछ कार्य बता दीजिए। कार्य में आप क्या बता सकते हैं? ऐसा कार्य बताइए जो योगदान दे आपका योगदान दे पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में तो वो योगदान क्या है? सबसे पहला योगदान तो ये है कि इनमें पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां क्या करती हैं? प्रवाल भित्तियां एक जैव तंत्र का निर्माण करती हैं। एक जैव तंत्र का निर्माण करती हैं। अब ये जैव तंत्र क्या है इसके बारे में आपको नहीं परेशान होना है। प्रवाल भित्तियां क्या है इसके बारे में नहीं परेशान होना है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसके बारे में हम पूरा बातचीत करेंगे इसके बारे में। तो प्रवाल भित्तियों का निर्माण करती हैं, वो प्रवाल भित्तियां जैव तंत्र का निर्माण करती हैं। और इसी के साथ साथ तो इसी के साथ साथ ये जैव तंत्र मिलकर जैव विविधता का विकास करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आगे चलकर संसाधन के रूप में काम आते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इनको थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं तो इसी के साथ आप लिख सकते हैं इसका दूसरा योगदान कि ये जल चक्र को बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जल चक्र क्या है? आई थिंक आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और मुझे पूरा विश्वास भी है। नहीं सुना तो हो सकता है आपने इंग्लिश में सुना हो, वाटर साइकिल। कैसे वाटर
कहाँ से कहाँ जाता है, ये सब के बारे में। नहीं सुना है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का ही उद्देश्य यही है कि आप बस विचार करना शुरू करें और लिखना शुरू कर दें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें से 2 से 3 ही पॉइंट बताए, 2 से 3 ही तथ्य बताए, क्या इतना इनफ होगा, क्या इतना पर्याप्त होगा? तो उत्तर है हाँ, अभी के लिए पर्याप्त है। और आप ये भी देखिए कि आपको जो शब्द देना है वो है 150 शब्द। इसको मत भूलिएगा, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इनको भूल जाते हैं और ऐसे में वो गलती कर जाते हैं, जिससे उनका मार्क्स काफी कम पड़ जाता है। तो 150 शब्दों का भी ध्यान देना है आपको। अब निष्कर्ष में आप क्या करेंगे? निष्कर्ष में आप जो आपने भूमिका बनाई है और जो आपने मुख्य भाग लिया है, आप उसी के कुछ भागों को यहाँ पर रख देंगे। अब लेकिन आपको जिन भागों को रखना है वो बड़ी सावधानी पूर्वक से रखना है। कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे मैच भी करें और कुछ नहीं मैच करें। सबसे पहला आप बताएंगे जैसे कि महासागर में लवणता पाई जाती है, जिसकी वजह से ये कई सारे जीवों को, कई सारे समुद्री जीवों को, यहाँ जीवों से जो तात्पर्य है वो है समुद्री जीवों से है, जीवों को एक अनुकूल वातावरण देते हैं, जिससे उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। अर्थात ये एक जैव तंत्र का ही निर्माण करते हैं। इसी के साथ साथ आप जल चक्र वाले को भी चीजें बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं इसमें कि लगभग पृथ्वी पर 97.6 और 9 नहीं सॉरी दिस इज 99, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज 99.6% आपका लगभग खारा जल है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। इसी के साथ साथ आप बता सकते हैं कि आपके पास 99.6% खारा जल हो गया, और इसी के साथ साथ लगभग 70% क्षेत्र पर आपका जल है जो कि महासागर के रूप में है। इसके साथ साथ आप अपने निष्कर्ष को एक और तथ्य के साथ जोड़ सकते हैं। वो तथ्य क्या है जरा समझ लेते हैं। वो तथ्य है संसाधन कि जो महासागर होते हैं वो हमारे लिए विभिन्न संसाधनों के रूप में कार्य आते हैं, और इनसे निकलने वाली जो ज्वार भाटा हो गए या फिर महासागरीय लहरें या धाराएं हो गए, इनका भी प्रयोग करके हम एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। याद रहे यहाँ ऊर्जा का उत्पादन है ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि ऊर्जा को हम उत्पादित नहीं कर सकते हैं। ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में दिया गया है, एंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो ये था किस तरीके से आप अपने मेंस के उत्तर लेखन को करेंगे। इससे आपको एक मोटा मोटा जानकारी मिल जाता है कि जब भी अब आपसे आपको उत्तर करना है तो आप 3 पार्ट में बांट लेंगे। क्या ये एक आदर्श उत्तर लेखन है? तो इसका साफ साफ जवाब है जी नहीं। जैसे जैसे हम आपका सिलेबस आगे बढ़ाते जाएंगे आप पाएंगे कि आप मेरे साथ डेली एक मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, कुछ प्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें इन्हें और इम्प्रूव करना है। फिलहाल के लिए चलते हैं अभी आगे। आपको याद होगा लास्ट जो हमारी सेशन थी वो थी सेशन नंबर 0, जहां पर हमने काफी चीजें सीखी थी, और वहां पर हमने सीखा था कि क्यों आपका टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है, क्यों आपका इंस्टाग्राम से जुड़ना जरूरी है। वहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो काफी अपने में महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको हमारी वेबसाइट से क्यों जुड़ना है, वेबसाइट का लिंक अभी आपको शायद डिस्क्रिप्शन में ना मिले, बट सून ही आपको ये मिल जाएगा। इसी के साथ साथ और आपको बताया गया था कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, और यूट्यूब सेशंस को आपको लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ एक चीज ध्यान रखना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स, वैसे ये बातें मैं एकदम लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चंस मुझे पर्सनल लेकर के आ रहे थे, अपने कमेंट में नहीं पूछा था, तो मैं बता देता हूँ कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर एक
टर्न ऑल का बटन रहता है, यानी कि जो घंटी बनी होगी और उसमें टर्न ऑन करके लिखा होगा। आई थिंक देखना पड़ेगा आपको, सबसे टॉप वाले पे आप क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी, वरना क्लासेस ऐसे चलती रहेंगी और आपको आइडिया भी नहीं चलेगा। और टाइमिंग याद कर लीजिए, अगर आप इंग्लिश बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो आपका 6 AM इन द मॉर्निंग रहेगा। एंड अगर आप हिंदी बैच में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 6 PM इन द इवनिंग रहेगा, यानी कि आप सायंकालीन में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें हमें बार बार चर्चा नहीं करनी है। अब बात कर रहे थे हम लोग सेशन 0 की, तो वहां पर हमने ये सारी चीजें सीखी थी और हमने आपको बताया था कि हमारे जो वीडियो लेक्चर सीरीज होंगे वो सेशन वाइज में होंगे, यानी कि एक सेशन में आपको 5 से 10 या फिर 10 से 15 आपको वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेंगी। और वो पूर्णतः निर्भर करेगा कि किस तरह का आपका टॉपिक है, किस तरीके से उसका मेंस में योगदान है और प्री में। आज हम करने वाले हैं सेशन नंबर 1। समझ लेते हैं कि सेशन नंबर 1 में क्या क्या है। सबसे पहले आपका ये जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है, जो विषय चल रहा है, इसका नाम है ज्योग्राफी, जिसे हम सामान्य भाषा में भूगोल भी बोलते हैं। तो सेशन नंबर 1 में हम भूगोल को जानेंगे कि भूगोल क्या है। इसके साथ हम भूगोल की शाखाओं को जानेंगे और भूगोल की शाखाओं के साथ साथ हम जानेंगे कि हम आने वाले सेशंस में, मतलब आने वाले वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि सेशन नंबर 1 के ही वीडियोस रहेंगे। तो यहाँ पर हम अपकमिंग वीडियोस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या आने वाले हैं। ये लास्ट का टाइम होगा। तो ये आज का आपका 3 एजेंडा है जो आपको हमारे साथ फॉलो करना है। और इसी के साथ आपको 4W प्लस E का भी फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। क्या है 4W प्लस E, एक बार में समझ लेते हैं। 4W का मतलब व्हाट, विच, वाई, वेयर एंड इट्स इफेक्ट। जब भी हम कोई तथ्य पढ़ेंगे तो उन तथ्यों में हम इन चीजों का प्रयोग करेंगे। इस रूल का, ये रूल क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे 4 प्रश्न करिए और उसके साथ एक सप्लीमेंट्री में आप इफेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे आप ये 4 प्लस 1 5 क्वेश्चन इससे करते हैं किसी भी टॉपिक से, आपको इनका उत्तर मिलने लगेगा और जैसे ही उत्तर मिलेगा आप उस प्रश्न को, उस पर्टिकुलर संकल्पना को बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। और इसी के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, दैट इज, जो कि है अंतर संबंधित। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भूगोल एक अंतर संबंधित विषय है, यानी कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम एक टॉपिक को समझ जाते हैं तो अगला टॉपिक हमें अपने आप समझ में आने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है कि आखिरकार भूगोल क्या है। तो भूगोल को अगर आप हिंदी में तोड़ेंगे तो भूगोल, तो ये चीजें आपको नहीं समझनी है। आपको जाना पड़ेगा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी, जो कि 2 वर्ड से बना है, एक है जियो और एक है ग्राफी या ग्राफिया, जो भी आप कह लीजिए। ये लैटिन और ग्रीक के वर्ड्स हैं, जिसमें जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब होता है व्याख्या या वर्णन करना, व्याख्या या फिर वर्णन करना। अब जब यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पृथ्वी का व्याख्या या फिर वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, और ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है और इसके बारे में आपने अध्ययन भी किया है, ये परिभाषा आपने पढ़ी होगी ऐसे छोटी मोटी। प्रश्न ये उठता है कि भूमि में जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो यहाँ पृथ्वी से क्या तात्पर्य है। मैंने बताया था 4W प्लस E, तो इसी W में से मैंने एक W का प्रयोग कर लिया है।
कि यहाँ पर पृथ्वी से आपका क्या तात्पर्य है। जैसा आप कह रहे हैं कि पृथ्वी का हमें व्याख्या करना है या फिर पृथ्वी का वर्णन करना है। अब पृथ्वी में क्या वर्णन करना है, किस चीज का वर्णन करना है, ये बताइए। क्या पूरे पृथ्वी का वर्णन करना है? क्या आप मेरे बॉडी का वर्णन करेंगे? क्योंकि अगर आप मेरे बॉडी के अंदर जाएंगे तब तो ये बायोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, इसे तो आप भूगोल नहीं कह सकते। तो ये चीजें बहुत समझने वाली है कि आप जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ में क्या इससे तात्पर्य है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। वास्तव में ये डिपेंड करता है समय पर, लेकिन इन समय में कौन सी है जरा उनको समझ लेते हैं। पहला है प्रारंभिक काल, पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा आरंभिक काल। नहीं, दोनों एक ही चीज होती हैं, तो आरंभिक मत भूलिएगा गलती से, ठीक है। और दूसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, हमारे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि इन दोनों का सामान्य अर्थ क्या है, प्रारंभिक काल और आधुनिक काल। तो प्रारंभ में क्या था कि देखिए, यहाँ प्रारंभ में आपको एक विचार बता रहा हूं। प्रारंभ में लोग मानते थे कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति है, प्रकृति ही सर्वमान्य है, प्रकृति ही सर्वमान्य है, वही सुप्रीम है। इसलिए लोगों ने एक ज्योग्राफी का वर्णन किया जिसे हम सामान्यतः बोलते हैं प्राकृतिक भूगोल। कहीं कहीं पर आपको इसे प्रारंभिक भूगोल के रूप में भी देखने को मिल सकता है, तो घबराना नहीं है, दोनों ही बातें एक ही हैं। तो ये था स्टार्टिंग में, यानी कि प्रारंभ में हम क्या मानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्यों को यह एहसास हुआ कि हम प्रकृति में कुछ मैनिपुलेशन, यानी कि जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, हम कुछ इनके साथ छेड़छाड़ या फिर इनमें मूलभूत परिवर्तन, नहीं, परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि परिवर्तन हम इनमें क्यों करेंगे जब प्रकृति पहले से इतनी बेहतरीन है। तो इसका सामान्य सा उत्तर है, परिवर्तन करने का पीछे जो रीजन ये है कि हम इन्हें अपने उपयोग में लाएंगे, यानी हम इन्हें संसाधन बनाएंगे अपने हिसाब से। जब ऐसा होने लगा तो लोगों को लगा, कई सारे विद्वानों को लगा कि नहीं, हम प्रकृति के ऊपर हैं, यानी अब सर्वमान्य प्रकृति नहीं, अब सर्वमान्य हम हैं। तो ऐसे में एक और ज्योग्राफी, यानी एक और भूगोल का विस्तार हुआ जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिर हिंदी में बोलते हैं मानव भूगोल। हिंदी में बोलते हैं मानव भूगोल। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मानव भूगोल। इस समय आपके पास दो भूगोल आ चुके हैं, एक है प्राकृतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। आपने एक चीज नोटिस किया, ये जब आए तो एक टाइम ऐसा था, क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं बताया कि वास्तव में किसका कौन सुप्रीम है, प्रकृति है या फिर मनुष्य। तो जब तक ये नहीं था तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चल रहा था डुअलिज्म का, जिसे हम सामान्य शब्द में बोलते हैं द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट, यानी द्वैतवाद की संकल्पना चल रही थी। द्वैतवाद का क्या मतलब होता है? द्वैतवाद का मतलब होता है एक ऐसा समय जहां पर दो विचार एक साथ चल रही हो। तो आप देख सकते हैं कुछ विद्वानों का मानना था कि नहीं, प्रकृति सबसे सुप्रीम है, इसलिए हम प्राकृतिक भूगोल पढ़ते हैं। कुछ का मानना था नहीं, मानव सुप्रीम है प्रकृति से, इसलिए मानव भूगोल। तो ये याद रहे कि भूगोल में भी एक बार द्वैतवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है। लेकिन प्रश्न अभी भी हमें उसका उत्तर नहीं मिला कि यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न से नहीं भटकना है। हाँ, मेरा कर्सर जरूर भटक जाता है, मुझे उसे ढूंढने के लिए राइट क्लिक करके देखना पड़ता है कहाँ पर है। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे थे कि जो पृथ्वी का अध्ययन है, उस पृथ्वी के अध्ययन में पृथ्वी से क्या तात्पर्य है, इसे नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो यहाँ जो पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी का तात्पर्य है
सतह से। किससे तात्पर्य है? सतह से। ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे इसको रिलेट करते हुए चलेंगे, कैसे इसको संबंधित करते हुए चलेंगे। प्रश्न उठता है कि पृथ्वी की जो सतह है, सतह पे क्या क्या है। तो पहले आप खुद देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग भी इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे, मतलब लाइव देख रहे हैं, जैसे कि आप, और अगर आप रिकॉर्डिंग अब देख रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है, बट ठीक है, बाय चांस आप नहीं ले पाए थे क्लास, तो अब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप, मुझे लगता है कि ज्यादातर आप में से लोग मैदानी इलाके में होंगे। तो पहला जो सतह हो गया वो हो गया मैदानी, यानी कि मैदान इलाका। अगला क्या हो सकता है, आप गेस करिए। मैदान के अलावा क्या क्या है? जैसे हो गया पर्वतीय इलाका, पर्वतीय। और क्या हो सकता है? आप अपने मन में सोचिए, अगर आपको याद आ गया तो तुरंत बोलिए। और हाँ, लाइव चैट आपके बगल में चल रही है और हमारे ही टीम से कोई ना कोई आपके साथ इस समय बैठा हुआ है। तो आप जब रिप्लाई, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिप्लाई मिलता रहेगा। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ लैपटॉप को। वेट सिंगल मिनट। ओके, इट इज ओके नाउ। सो एक हो गया पर्वतीय। और क्या हो सकता है? पठारीय। वेट, पठारी भाग हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, जरा इन्हें भी समझ लेते हैं। गेस करिए अपने मन में और क्या हो सकते हैं। अपने, अब भारत के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और भारत का मैप भी देखा होगा, नक्शा भी देखा होगा। तो इसमें आपको और कौन सा इलाका दिख रहा है? मैदानी हो गया, पर्वतीय हो गया, पठारी होगा, और कौन सा बचा? रिमेम्बर, वेस्ट में जाइए थोड़ा। अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ। वेट, ओके, नहीं मिला तो वो है रेगिस्तानी इलाका, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं मरुस्थलीय इलाका। मरुस्थलीय इलाका। इसी के साथ साथ एक और है जो कि अंतिम है, जिसमें हम पृथ्वी की सतह पर समुद्री स्थल को भी जोड़ते हैं। तो लगभग ये 5 ऐसे सतह हैं जिनको प्रारंभ में भूगोल में रखा गया था, जिनका नाम पड़ा था प्रारंभिक भूगोल, और यही प्राकृतिक भूगोल के रूप में आगे चलकर प्रसिद्ध हो गए। तो ये 5 है ऐसी जिनके बारे में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अब एक प्रश्न ये है कि मैंने बोला था पिछली स्लाइड में, क्यों ना मैं आपको दिखा दूं, कि प्रारंभिक काल में कुछ और था, आरंभिक काल में, यानी कि सॉरी, आरंभिक मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज आधुनिक। आधुनिक काल में कुछ और था। तो आधुनिक काल में सिर्फ मानव भूगोल ही नहीं आया, आधुनिक काल में हम पृथ्वी के बाहर भी जाने लगे, जैसे चंद्रमा का अध्ययन करना, ये भी कहीं ना कहीं भूगोल में आता है। भूगोल की कई सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में कुछ शाखाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के जमाने में ये सिर्फ इतना ही नहीं है, पृथ्वी के संदर्भ में आज के जमाने में जो भूगोल है उसका काफी विस्तार हो चुका है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक प्राचीन भूगोल के बारे में है, जो कि आज भी सर्वमान्य है, क्योंकि सामान्यतः यही सारी चीजें देखने को पाई जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि, देखिए, मैं प्रश्न के साथ ही चीजों को जोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया है कि भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है। और अगर आप ऐसे समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, और कैसे आप इसका वर्णन कर सकते हैं, कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और कैसे आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बात हम लोग कर रहे थे कि पृथ्वी में ये सतह है, सतह। अब प्रश्न ये है कि ये सतह कैसे उत्पन्न हुए, ये सतह, वेट, कैसे उत्पन्न हुए। इस प्रश्न को हम यहीं पर छोड़ेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हम अगले ही फ्यू सेकंड में, अगले ही फ्यू मिनट्स में देने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में। इससे पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। क्या समझना है जरा उनको भी। आई थिंक आप में से कई सारे लोग अब तक समझ गए होंगे कि मैं राइट क्लिक इतना क्यों करता हूँ। ये जो रेड डॉट है ना, मुझे दिखता ही नहीं कई बार, बट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ही क्या है।
फिलहाल मैं आपको बता रहा था, एक चीज समझ लेते हैं, ज्योग्राफी को हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। क्यों बोलते हैं मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको कई जगह पर ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत सारे इसके कारण हैं। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। बाद में जैसे जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां वहां आपको बताते चलूंगा। अब बात करते हैं कि अगर ज्योग्राफी मदर है पूरे साइंस की, तो ज्योग्राफी का फादर कौन सा है, कौन है? क्योंकि आपने सामान्यतः सुना होगा कि इस प्रमुख विषय के फादर ये हैं, इस प्रमुख विषय के फादर वो हैं। तो ज्योग्राफी के कौन फादर हैं? तो ज्योग्राफी के फादर के लिए दो नाम काफी फेमस है। पहला है, नाम क्या था, एक का तो नाम है इराटोस्थनीज, इराटोस्थनीज। दूसरे का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा, देखता हूँ, काश मेरे पास कुछ हो। क्या नाम था, देखना पड़ेगा, 1 मिनट प्लीज, अ सिंगल मिनट। कभी कभी नाम भी ऐसे होते हैं कि दिमाग से निकल जाते हैं। आई होप मिल जाए, नहीं मिलता है तब भी क्या कर पाएंगे। वेट, ओके, हाँ अभी याद आया, हिकैटियस। नाम इन लोगों का ऐसा होता है कि माइंड से निकल जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। बेसिकली जब मैं 11th-12th में था, देन जब भी ये आते थे ना केमिस्ट्री में नाम याद करने वाला साइंटिस्टों के, तो ऐसा हो जाता था। फिलहाल अभी भी मेरे साथ दोबारा हुआ। इससे पहले जो इंग्लिश वाली बैच थी उसमें प्रॉपर मुझे याद था, बट यहाँ पे मैं पिघल गया। तो दो नाम आते हैं, एक आता है हैक्टियस, दूसरा आता है इराटोस्थनीज। अब प्रश्न ये है कि एक ही सब्जेक्ट के दो दो फादर कैसे हो सकते हैं? समझ लेते हैं कैसे। हिकैटियस ने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो इसका साफ साफ उत्तर है हिकैटियस ने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अगली बात जो है वो है इराटोस्थनीज की। तो इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफिया ज्योग्राफिया नाम की एक पुस्तक का वर्णन किया था, जिसने उन्हें लिखा था। इसलिए इन्होंने ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में बना दिया, यानी इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने जियोग्राफिया नाम की एक पुस्तक का वर्णन किया, एक पुस्तक रचना की, जिसके वजह से ज्योग्राफी को उसका विषय का स्थान मिल पाया। अन्यथा शुरुआत में बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो ज्योग्राफी यानी भूगोल को एक अलग स्वतंत्र सब्जेक्ट नहीं मानते थे, एक स्वतंत्र विषय नहीं मानते थे। उनका मानना था कि वो और साइंसेस की ही एक ब्रांच है, बट ऐसा नहीं है। इराटोस्थनीज ने इसे कंफर्म किया। प्रश्न उठता है कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम किसे फादर लगाएंगे? पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। पहले पूछे गए होंगे कभी, बट अब नहीं पूछते। अगर आपसे फिर भी पूछ लेता है, क्योंकि यूपीएससी का नाम ही है शॉक, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था किस तरह से यूपीएससी शॉक देती है। तो अगर पूछ भी लेता है तो आप इराटोस्थनीज को लगाएंगे, ना कि हिकैटियस को। हिकैटियस माने जाते थे पहले, बट अब माने जाते हैं इराटोस्थनीज। ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं कि आधुनिक भूगोल का जनक कौन है और प्रारंभिक भूगोल का जनक कौन है। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के प्रश्न को यहाँ पर नहीं कवर करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न की आपको एक सूची प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि एक एडिशनल का काम या बोनस का काम करेगी। वरना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अगर ऐसे करते रहेंगे तो हमारा जो सेशन है हद से ज्यादा लेंदी हो जाएगा और हम कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये था फादर ऑफ ज्योग्राफी। आई होप आप भूलेंगे नहीं हिकैटियस और इराटोस्थनीज को। नाम भूल जाते हैं वो चलेगा, लेकिन इनका क्या काम था वो मत भूलिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि पृथ्वी की सतह पर हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं।
प्रश्न ये उठा कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जब हम ये अध्ययन करते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं, यानी कि कौन कौन, भूमि, ये सब भूमि से ही जुड़े होते हैं। तो जब हम ये समझते हैं कि भूमि कैसे उत्पन्न हुई, या फिर भूमि पे जो आकृतियां हैं, भूमि पे जो आकृतियां हैं ये कैसे उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने टॉपिक नहीं बताया मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ कि मुझे मेरा टॉपिक मिल जाएगा कि भूमि पर, भूमि या भूमि से, भूमि के पर जो आकृतियां हैं ये कैसे उत्पन्न होती हैं। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो ये कहलाती हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, वेट गाइस वेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक भू आकृति विज्ञान। ओके, दैट इज भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। ओके, अगर ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार हिंदी इंग्लिश में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दिस इज वेरी नॉर्मल। ओके, तो मैंने बताया आपको कि ये क्या हो गया, जब भूमि में, भूमि या भूमि की आकृतियां कैसे उत्पन्न हुई, हम इनका अध्ययन करते हैं तो ये हो जाता है भू आकृति विज्ञान। अब आपके मन में एक चीज आना चाहिए कि जब भूमि होगा तो जल तो होगा ही, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां समुद्र है, तो समुद्र है यानी कि जल भी होगा, और जल है तो इसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर वायु भी होगा। तो जब हम जल और वायु का अध्ययन करते हैं अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में, तो हमारे सामने भूगोल की एक और ब्रांच आ जाती है, यानी एक और शाखा आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु, सॉरी विज्ञान नहीं, भूगोल, जलवायु भूगोल। वेट, कहीं कहीं पे आपको विज्ञान भी मिलता है, डोंट वरी। जलवायु विज्ञान है जलवायु भूगोल। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तीसरा जो प्रश्न है वो है, देखिए मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ कि पहले भूमि हुई तो जाहिर सी बात है जल और वायु भी रहे होंगे। अब इसके साथ साथ आपके पास और क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि आपने बोला समुद्र, यानी कि समुद्र अपने में आपको पता है कि समुद्र पृथ्वी पे लगभग 70% पाया जाता है, समुद्र महासागर मिला करके। तो तीसरा जो हमारा प्रश्न बनेगा, सॉरी तीसरा जो हमारा टॉपिक बन रहा है इससे, वो ये है महासागर। तो क्यों ना महासागरों का हम एक अलग तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि महासागर बड़े ही मात्रा में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्राणी होंगे वो अलग लेवल के होंगे। तो इसके लिए जब हम महासागरों का विशेष अध्ययन करते हैं, जब हम महासागरों का विशेष अध्ययन करते हैं तो ये बन जाता है ओशिनोग्राफी, जिसे बोलते हैं महासागरीय विज्ञान या महासागरीय भूगोल। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको अब तक ये भी पता चल गया होगा कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनमें हम क्या अध्ययन करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बार भी नहीं बताया कि हम ये अब टॉपिक कवर करने चल रहे हैं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप डेवलप करना सीखें, आप अपनी बुद्धि को इस तरह विकसित करना सीखें कि आपको टॉपिक्स बताने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि एनसीईआरटी यही सेम काम करती है। और क्यों ना यही सारी चीजें हम अपनी क्लास के दौरान भी करते रहें, हेडिंग वाइज ना पढ़ के चीजों को रिलेट करते रहे और रिलेट करते करते हम यहां तक पहुंचे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपने देखा कि आपके पास क्या है, भूमि, आपके पास क्या है, जल, आपके पास क्या है, वायु। जाहिर सी बात है आपके पास भूमि है तो पेड़ पौधे भी होंगे, जल है यानी कि समुद्र भी हो गए जिसमें, तो आपके पास कई सारे जीव भी होंगे। वायु है तो वायु तो काम ही है इन दोनों, इन सबका सप्लीमेंट्री या सबसे बेसिक नीड ही वही है। यानी कि आपके पास
जीव भी होंगे, तो जीव से आ गया जैव भूगोल। तो जब हम जैव जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं भूगोल के रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाता है जैव भूगोल में। तो ये थे प्रारंभिक भूगोल या फिर प्राकृतिक भूगोल के कुछ प्रमुख शाखाएं। प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ इतनी शाखा है? इसका सामान्य सा उत्तर है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे भी ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो ज्योग्राफी आप ला सकते हैं अपने मन में, वो है आप। कैसे? आप हो, मैं हूं, हम सब हैं, ये पूरी जो दुनिया है हम सभी से भरी हुई है। यानी कि हम सब एक क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या निर्माण कर रहे हैं? हम निर्माण कर रहे हैं जनसंख्या का। तो जो हम जब जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं कि वो कहाँ पर है, कैसे है, उनके बेसिस पे हम कौन सी प्लान लेकर के आते हैं, तो वो हो जाती है जनसंख्या भूगोल। जब हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं भूगोल के रिस्पेक्ट में, यानी कि भूगोल के रिस्पेक्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में, आई थिंक भूगोल के संदर्भ में, तो वो हो जाता है जनसंख्या भूगोल। दूसरा जो आता है, अब आपको सोचना है, देखिए अगर हम और आप जनसंख्या में है तो हमारी कुछ ना कुछ नीड होगी, जाहिर सी बात है नीड होगी। उन नीड को पूरी करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए, यानी संसाधन चाहिए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अगला कौन सा लाइन वाइज होगा, कि चलिए हमने बता दिया कि अगला है ये भूगोल और इसको तुरंत डिफाइन कर दिया ना। ऐसा तो आपको मेरी क्लास में कभी नहीं मिलेगा, कि मेरा टारगेट ही कुछ और है। मेरा टारगेट है पहले आपकी बुद्धि को तेज करना, किस तरीके से हम अपने माइंड को इनहेंस करें, क्योंकि एक बार अगर आप इनहेंस करना सीख गए तो कोई भी सब्जेक्ट आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए जनसंख्या के बाद आपको जो जरूरत पड़ती है वो होती है संसाधन की। अब ये संसाधन क्या क्या होंगे, कहाँ पर अधिक पाए जाएंगे, उनका क्या विशेषता होगी और इसी के साथ साथ उनकी क्या उपयोगिता होगी हमारे लिए, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं संसाधन भूगोल में। याद रहे मैं लिख रहा हूं एक शब्द, और जब आप नोट्स बनाए, 1 मिनट आगे चलो, इससे पहले आपसे 2 प्रश्न हो जाए। क्या आप बैठे हैं जब इस वीडियो को देखते हुए, या जब आप लाइव देख रहे हैं तो आप प्रॉपर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं? पहला प्रश्न। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ आप वीडियो देखने आए हैं? अगर आप ऐसा देखने आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को बंद करिए और जाइए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सेलेक्ट हो, रिजेक्ट तो नहीं चाहता मैं, वरना क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो भी फ्री में आपके लिए ये कोर्स है पूरा। ये जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो आपको पेड देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप सबसे सस्ता भी जाएंगे तो नियरली आपको 15 से 20 तो देना ही पड़ेगा, जो कि मैं जानता हूँ ऐसे बहुत ही कम कोचिंग है जो 15 या 20 हजार रुपए लेगी, और ये लगभग ना के बराबर ही है। लेकिन मान लेते हैं कोई एक्स कोचिंग है और वो आपसे इतना कम ले रही है, तब भी आप पेमेंट वहां पर कर रहे हो। तो जब आपको इस तरह का फीचर वहां भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो कम से कम आप एक पेन और पेपर ले लो और जो मैं पढ़ाते जाऊँ वो पढ़ते जाओ, वही आपकी नोट्स है। और याद रहे नोट्स में हमें ज्यादा नहीं तथ्य लिखने हैं, क्योंकि मेंस का एक वसूल है, और वो वसूल ये है कि जो आपका उत्तर होना चाहिए वो मौलिक होना चाहिए, वो आपका खुद का होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी का छापा हुआ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप लिखते हो तो 10 नंबर का अगर प्रश्न है तो आपको जो प्रश्न के लिए जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे शायद 2 या 3 अंक। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिमांड है आप उस डिमांड को पूरा ही नहीं करते। जब आप डिमांड को नहीं पूरा करोगे तो वो आपकी डिमांड को पूरा नहीं करेगा, फलस्वरूप आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो याद रहे जब भी क्लास लो तो एक पेन और पेपर आपके साथ में रहे। अगर किसी वजह से आप लेट कर आज पढ़ रहे हो
तो ये पहली गलती आप कर रहे हो। बट अगर आप लेट कर पढ़ भी रहे हो तो कोई बात नहीं, आज चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि विद इन 10 मिनट्स या विद इन 5 मिनट्स आप उठे जाओ। और अगर पढ़ भी रहे हो, किसी वजह से बाई चांस आपकी तबीयत खराब है, एक काम करो, पेन और पेपर ले लो और स्टार्ट करो लिखना भी, क्योंकि यही आपकी नोट्स है। और मैं आपसे 100 बार बोलूंगा, नोट्स 100 मत बनाना, एक बनाना बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक कॉपी ले लो मोटी सी, उसी को लिखते जाओ क्लास के दौरान। अगर बाई चांस नहीं लिख पाते हो आप किसी वजह से पूरा, तो आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लो, मिल जाएगी। अच्छा, फ्री है वो, उसमें भी कोई पैसा नहीं है। फिलहाल के लिए आते हैं जनसंख्या भूगोल, संसाधन भूगोल। इसके बाद आप देखोगे कि जब आप संसाधन होगा आपके पास, जनसंख्या होगा, रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो ये बन जाता है आपका बस्ती भूगोल। ये होता है आपका बस्ती भूगोल। और इसी के साथ आपके पास एक और आता है, दैट इज, जो कि है नगरीय भूगोल। तो ये 4 ऐसे प्रमुख भूगोल आते हैं मानव भूगोल से, और 4 प्रमुख भूगोल आते हैं प्राकृतिक भूगोल से। तो ये सारी चीजें थी जो आपको समझनी थी। अब एक बार जरा इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये फिगर को जब आप देख रहे हैं तो मैं आपको चीजें बता दूं, मैंने इस फिगर को आपके लिए इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्यों दिक्कत ना हो? क्योंकि ये आपको जो मैंने अभी बोला ना, ये वही चीजें आपको बता रही हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पर भूमि है, और भूमि में वैसे तो कुछ आकृति बनी नहीं है खास, बट फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है भू आकृति विज्ञान। इससे आपको साफ साफ आइडिया हो जाता है कि भू आकृति विज्ञान में क्या होता है। और बगल में आपको इसके बारे में सेम डिटेल दी हुई है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर देखिए जलवायु विज्ञान। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मौसम कुछ है, यहाँ पर मौसम कुछ है, यहाँ पर हरियाली है, और यहाँ पर कुछ सूखा टाइप का है। इससे कुछ प्रभाव भी है। क्या प्रभाव है, ऐसे हम फिगर के माध्यम से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले पैटर्न में कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। और जलवायु में भी देखिए वही है, समय के साथ वातावरण और मौसम के मिजाज का अध्ययन ही क्या है, जलवायु विज्ञान या फिर जलवायु भूगोल। सेम है समुद्र विज्ञान में। इसमें मैंने क्या बताया था कि समुद्र का आप क्या करोगे, अध्ययन करोगे। अब यहाँ पर लिखा है समुद्र के सभी पहलुओं का अध्ययन। जाहिर सी बात है कि समुद्र का अध्ययन तो आप ऐसे इकट्ठे करोगे नहीं, सिर्फ समुद्र का आप सभी पहलुओं के माध्यम से अध्ययन करोगे, जिसमें आप देखोगे कि सागरीय संसाधन क्या है, सागरीय निक्षेपण क्या है, ज्वार भाटा सुनामी क्या है, इनके कारण क्या है, प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल विरंजन क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति क्या होती है, ये सारी चीजें आप समझते चलोगे समुद्र विज्ञान में। इसके बाद आता है जैव भूगोल। वेट, वेयर इज मार्कर? ओके, ये रहा, ठीक है। तो अगला है आपका जैव भूगोल। जैव भूगोल में क्या है आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ दे रहा है भौगोलिक अंतरिक्ष। ये थोड़ा सा शब्द इनकी कठिन है, इनके आप जानिए। जब आप देखते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस तरीके से वो सरवाइव कर रही हैं, तो वो आ जाता है जैव भूगोल में। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और हाँ, 1 मिनट, ये था आपका प्राकृतिक भूगोल के 4 पार्ट। याद रहे, इससे भी अधिक शाखाएं होती हैं, लेकिन हमें इनसे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और जो कृषि भूगोल वगैरह है वो सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आते हैं बस्ती भूगोल। तो बस्ती भूगोल में भी आपको देखिए दिख रहा है किस तरीके से व्यक्ति बस्ती बना करके एक कॉलोनी बना लिया और वहां पर एक सेटलमेंट किया हुआ है। यहाँ लिखा भी हुआ है मानव भूगोल की, आई थिंक लिखा एक शाखा है, हाँ, मानव भूगोल की। वेट, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे दिख नहीं रहा। ओके, हाँ, बस्ती भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो मानव द्वारा कवर यानी कि निर्मित की गई है, जो कि पृथ्वी के सतह के हिस्से की जांच करती है। ये परिभाषा अपने में थोड़ी जटिल है, जो मैंने बताई वो ठीक है, आप इस पे भी रिलाई कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी कम ठीक लगती है। अब आते हैं जनसंख्या भूगोल पे। जनसंख्या में मैंने आपको बताया था, पहले मैंने जनसंख्या एक्चुअली में लिया था। और जनसंख्या में क्या क्या हो सकता है, वितरण हो सकता है, संरचना हो सकता है, प्रवास हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। और इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो
कि कौन कौन सी वृद्धि हो रही है, कब हो रही है, किस समय में ज्यादा हो रही है, किस समय में कम हो रही है, ये सारी चीजें भी रखती हैं। जैसे कि एक आप उदाहरण लेना चाहो तो कोविड-19 में अब तक की सबसे ज्यादा प्रवास हुए थे, यानी माइग्रेशन सबसे ज्यादा कोविड-19 के दौरान ही हुए थे, और सामान्य माइग्रेशन नहीं था, वो काफी बेभाव माइग्रेशन था। इसके बाद आपका आता है आर्थिक भूगोल। तो इसमें हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं मनुष्य रिलेटेड, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ये इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्या है वो सब आपको आने वाले समय के साथ पता चल जाएगा। इसी के साथ है शहरी भूगोल या फिर नगरीय भूगोल। इसमें क्या है, भूगोल का उप अनुशासन है जो शहरों और शहरी प्रक्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त होता है, जो कि सामान्य सी बात है, आप जानते भी होंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे वही सेम चीज को एक क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के माध्यम से आपको दिखा दिया, वर्गीकरण के माध्यम से आपको दिखा दिया गया है, जिसमें भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान शास्त्र यानी जलवायु भूगोल, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। यहाँ पे मानव भूगोल में बस्ती भूगोल, जनसंख्या भूगोल, संसाधन भूगोल और नगरीय भूगोल। कहीं कहीं आपको संसाधन भूगोल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिख सकता है, जिसको बोल सकते हैं आर्थिक भूगोल। वास्तव में ये दोनों एक ही जैसे ही हैं, लेकिन इनका कुछ अंतर भी है। वो अंतर क्या है हम आने वाले में समझेंगे जब हम पढ़ेंगे संसाधन भूगोल। अभी आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये था अब तक का आपका टॉपिक जो आज आपको पढ़ना था। कल से जो आपकी क्लासेस होंगी वो होंगी समुद्र विज्ञान पे। तो समुद्र विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है जरा एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है ज्वार और भाटा। ज्वार क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, कब आता है, कैसे आता है, क्या प्रभाव है, क्या इसके नुकसान है, नकारात्मक प्रभाव, इन सब की चर्चा हम करेंगे आने वाले 2-3 लेक्चरों में। इसके बाद आएगा प्रवाल और प्रवाल भित्तियां। प्रवाल बनती कैसी हैं, प्रवाल हैं क्या, प्रवाल के बाद प्रवाल विरंजन क्या होता है, फिर उससे प्रवाल भित्तियों का निर्माण कैसे होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे हम। और ये आपका चल रहा है समुद्र विज्ञान। इससे पहले कि हम ज्वार भाटा को पढ़ेंगे, आपको एक शेड्यूल मिला होगा इस जुलाई के लिए, जो कि 10 दिन का है। और जैसे ही आपका अगस्त आएगा तो आपको पूरे 30 दिन का शेड्यूल मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कब कब क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल के लिए मैं बता रहा था कि फिर आपको पढ़ना है महासागरीय जलधाराएं, जिसमें हम इसके उत्पन्न होने से लेकर के हर एक चीज की चर्चा करेंगे। फिर महासागरीय जल की लवणता कैसे आती है, क्या इनका योगदान है, और भी अन्य बातें। फिर महासागरीय निक्षेप पढ़ेंगे, समुद्री प्रदूषण पढ़ेंगे, किस तरीके से मानव इसमें हस्तक्षेप करता है, और कुछ ऐसे कौन कौन से माध्यम है जिससे समुद्र अपने आप को खुद ही प्रदूषण से मुक्त करता है, और महासागरीय संसाधन क्या है, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में यहीं से पूछा जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है सुनामी। तो ये है जो आज का हमारा सेशन था, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है। याद रहे हमारा टारगेट है आपके सिलेक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज आपको एक और चीज होमवर्क में दिया जाएगा। आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क आपका सिंपल है। मैंने आपसे बोला था कि आप एटलस की व्यवस्था कर लो, आपने किया कि नहीं, आज वही चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो है आपको दिखाना है मैप को बोलते हैं हिंदी में नक्शा, मानचित्र, हाँ सॉरी, नक्शा अलग होता है। मानचित्र पर दिखाइए, आपको मानचित्र पर दिखाना है। क्या दिखाना है मैं बता देता हूँ। मैं आपको कुछ समुद्रों का नाम दूंगा। अब क्योंकि ये इतनी छोटी सी चीज है कि आप फंस नहीं सकते जहां तक मुझे लगता है। तो पहला है, आपको लिखना है अरब सागर, आपको अरब सागर को दिखाना है। इसी के साथ आप एक बंगाल की खाड़ी को भी दिखा देना, बंगाल की खाड़ी। आप और क्या दिखा सकते हो, इसके अलावा आप दिखा देना एक, हाँ इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, सारगैसो सागर। याद रहे जब मैं सारगैसो सागर बोल रहा हूँ तो इसके पीछे
मैं एक एम्फेसाइज कर रहा हूँ, यानी कि जोर दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर कुछ छिपा भी हुआ है। क्या छिपा हुआ है? अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, इसे तो अभी हमें पूरा स्टडी ही करना है, अभी हमने पढ़ा ही क्या है। ये तो आपको दिया जा रहा है ताकि आपका जो दिमाग है वो खुले, अगर खुला है तो और खुले, विचार कर सके। इसके बाद आपको दिया जाता है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी यानी कैरेबियन सागर, और इसके साथ आपको दिया जाता है कैस्पियन सागर। ये बड़े ही प्रमुख सागर हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको हल्के में लेने की महान गलती आप मत करिएगा, अन्यथा इस महान जो गलती होगी आपकी, आपको इसका परिणाम बड़ा अच्छा खासा देना पड़ सकता है। कोई ये मत बोलिएगा हमको सिखा रहा है। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट पे। अब वो नेक्स्ट होमवर्क क्या है? वो ये है कि अगर आपको रियली में आपने कुछ सीखा, आपको लग रहा है कि हाँ, अगर हम ऐसे सेशंस लेते जाएंगे, जो कि मेरा दावा है कि 50 दिन में आप मेंस और प्रीलिम्स के काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो काइंडली आप अपना कर्तव्य निभाना। आपका कर्तव्य क्या है? लाइक करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपको सब्सक्राइब करना है। वन मोर थिंग, आप कमेंट करना मत भूला करो। कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये एक फीडबैक का काम करता है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी अब प्रोवाइड की जाएगी धीरे धीरे, जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। वेबसाइट की लिंक आपको जल्दी ही दे दी जाएगी।